हेलो वॉरियर्स, माय नेम इज़ खान और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैडम खान। और हम इस चैनल पे जो है एक नया इनिशिएटिव लेकर के आए हैं जिसमें हम यूपीएससी के जो सी सैट का पेपर है यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे प्रीलिम्स के जीएस 2 के नाम से भी जाना जाता है, ये 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे में सॉल्व करना होता है और इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। ये एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं, जो कि होता है इक्वल 66 मार्क्स के। अगर आपने 27 क्वेश्चन बिना किसी नेगेटिव क्वेश्चंस और मार्किंग के कर ली तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। बट ये इतना इजी नहीं है जितनी बताई जा रही है। लास्ट ईयर्स का पेपर इतना ज़्यादा ट्रिकी था और लेंदी था कि लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा असहजता महसूस कर रहे थे और बहुत सारे लोग जो डिज़र्विंग कैंडिडेट थे वो सिर्फ सी सैट की वजह से बाहर हो गए। तो इस वजह से इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और धीरे धीरे यही आपको बाहर निकालने का जो भी आईएएस एस्पिरेंट है ये एक ज़रिया बनता जा रहा है। क्योंकि जीएस में तो कट ऑफ नीचे हो जाती है अगर सबके लिए, अगर वो पेपर हार्ड आया तो, बट ये क्वालिफाइंग करना ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है। ये धीरे धीरे सबके लिए ये अलग हो सकता है। तो हमारा इनिशिएटिव ये है कि हम इस कड़ी में 2014 से लेकर के 2023 तक के स्पेशली सी साइड में कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट को कवर कर रहे हैं कि उसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो इस कड़ी में हमने 2014, 15, 16, 17, 18 और 19 के कुछ पार्ट जो है वो कवर कर लिए हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन जो हैं वो 2023 में 26, 2022 में 28, 2021 में जो है आपको 27 क्वेश्चन, इसी तरीके से 25, 30, 19 में अभी 30 क्वेश्चन आए थे जो हम सॉल्व कर रहे हैं अभी, और 26 और 2017 में 30 क्वेश्चन हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि बाकी भी जो है बेसिक न्यूमेरिकल मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, इसके तो उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपको यहाँ पे मिलेगा कि इसके जो एवरेज क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, ये लगभग 28 हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे खासे मात्रा में है, तो आप इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि किसी एक पोर्शन पे आप ध्यान देकर के सी सेट को क्लियर नहीं कर सकते, तो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना। ये है पैसेज नंबर 4। हमने 44 तक क्वेश्चन को कर लिया था, तो हम आगे बढ़ेंगे और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं पैसेज को सॉल्व करने का, वो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि जो यूपीएससी ने कहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये पैसेज की शुरुआत में ही बताते हैं कि यूपीएससी की क्या डिमांड है। वो कहते हैं आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो केवल और केवल पैसेज पे आधारित होगा। ठीक है, तो पहला इंस्ट्रक्शन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यही है कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, वो पैसेज पे ही आधारित होगा, आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज़ें हैं जो कि इसमें ट्रिक्स काम करती हैं, जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उसको कैसे कैंसिल आउट करते हैं, मैं उसकी भी एक लिस्ट बना रही हूँ जो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, और जो तीसरा पार्ट है, ठीक है, कि हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले कि क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद हम जा कर के पैसेज को पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि वो जो भी डिमांड है क्वेश्चन की वो हमारे दिमाग में चलती रहे और उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं वो मुझे पैसेज को पढ़ने के दौरान समझ में आए, पता चले कि हाँ ये इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक, और क्वेश्चन को पढ़ते हुए बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे ये पूर्वधारणा, उसका क्या मतलब है, संदेश का क्या मतलब है, ये मैं आपको बताती चलती रहूँगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से पैसेज को सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने बहुत डिटेल में कवर किए हैं इन कीवर्ड्स को, जब बताया है शुरुआत की वीडियोस में, आप वहाँ पे भी जा कर के देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है कि यह प्रतीत होता है कि इस पैसेज में, यानी कि प्रतीत होता है,
कुछ सीम्स हैं, ठीक है, क्या इससे क्या पता चल रहा है, ठीक है, यानी कि निष्कर्ष क्या है। यहाँ पे ये समझ में आया कि निष्कर्ष पूछ रहा है कि क्या प्रतीत होता है, क्या समझ आती है आपको, क्या निष्कर्ष मिल रहा है इस पैसेज को पढ़ने के बाद, आपको क्या समझ आ रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि पैसेज में क्या लिखा है। हमारे नगरों की आयोजना में ऐतिहासिक रूप से कामगार और निर्धन लोगों के हितों की उपेक्षा की जाती रही है। हमारे नगर वर्तमान रूप से असहिष्णु, असुरक्षित और अधिसंख्य नागरिकों के लिए न रहने योग्य स्थान बनते जा रहे हैं। तथापि हमने पुराने तरीकों, स्थिर विकास योजना से ही योजना बनाना जारी रखा हुआ है, जो लोगों के जीवन, अनुभव और आवश्यकताओं से दूरी बनाए रखते हैं हुए और बहुत सारे लोगों, स्थानों, कार्यकलापों और प्रथाओं को जो किसी नगर का अविच्छिन्न भाग होते हैं, सक्रिय रूप से शामिल न रहते हुए अनन्यता तकनीकी विशेषज्ञताओं से लिए जाते हैं। तो यहाँ पे इस पैसेज का जो मतलब है, ठीक है, वो ये है कि जो योजनाएं बनाई गई हैं शहर के विकास के लिए, उसमें जो है गरीब जो है, जो कामगार है, जो निर्धन है, उन लोगों को उपेक्षित किया गया है, ठीक है, उनको दरकिनार किया गया है। और जो योजनाएं बनाई गई हैं विकास के लिए, वो पुराने तरीक़ों पे स्थिर है, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये लोग इन लोगों के लिए ना नवाचार है, ना ही इनके लिए कोई जगह रखी गई है, और जो ये लोग फॉलो करते थे अपने स्थानों, कार्यकलापों और प्रथाओं को, वो इनसे दूर चले जा रहे हैं। तो ये पूरे पैसेज में कहा गया है। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्या है आगे। देखते हैं निष्कर्ष के हिसाब से क्या है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ऑप्शन का, वो क्या कहता है कि भवन निर्माताओं के एकाधिकार तथा संभ्रांत समूहों के हितों के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया गया है। ऐसी कोई भी बात की गई है कि जो समूह है एकाधिकार को लेकर के, जो भवन उनका निर्माण करते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड है? नहीं, ये गलत है, ठीक है। बी जो है कि विश्व स्तरीय जो सुव्यवस्थित यानी स्मार्ट नगरों की आवश्यकताओं के विरुद्ध तर्क दिया गया है, इसके विरुद्ध तर्क दिया गया है? नहीं। चलिए आगे देखते हैं। मुख्यतः कामगार वर्ग और निर्धन लोगों के लिए नगरों की योजना बनाने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया गया है। ये आपको लगेगा कि हाँ, ये तो पैसेज में है यार। तो लेकिन हम नेक्स्ट देखते हैं। नगर आयोजना में जनता के समूहों की भागीदारी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया गया है। तो हाँ, ये है सटीक कि जो नगर निर्माण की बात की जा रही है, उसमें जो जनता का एक समूह है, जो गरीब वर्ग का है, ठीक है, निर्धन है, ठीक, वो समूह की भागीदारी के पक्ष में तर्क दिया गया है, ठीक है, कि कैसे उनको जो है इस पार्टिसिपेशन में हिस्सा नहीं मिल रहा है, उनकी उपेक्षा कर रही है, नेगलेक्ट किया जा रहा है उनको, ठीक है। और ये लाइन यहाँ पे आपको दिख जाएगी, उपेक्षा की जा रही है, तो इनके बारे में ज़्यादा तर्क दिया जा रहा है। यहाँ इंग्लिश के पैसेज में भी आपको सेम चीज़ें देखने को मिल जाएगी कि ऊपर वाली जो लाइन है जिससे रिलेटेड है, और यहाँ आंसर हमारा डी होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि निहितार्थ या प्रतीत होता है, निहित अर्थ क्या है इसके अंदर का, ठीक है, मीनिंग क्या है, यहाँ इम्प्लाई क्या है, दैट मीन्स कि मीनिंग क्या है, किधर आपको ये संकेत कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, क्या हिंट दे रहा है ये पैसेज, ठीक है। तो चलो पहले पैसेज को पढ़ते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि किधर हिंट दे रहा है। तो पैसेज कहता है कि भारत के लोग बहुत अधिक संख्या में निर्धन हैं और मुश्किल से सिर्फ 10% व्यक्ति संगठित क्षेत्र में नियोजित हैं। ओके, हमें विश्वास दिलाया जा रहा है
कि प्रबल आर्थिक समृद्धि से पर्याप्त रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि प्रबल जो आर्थिक समृद्धि है उससे पर्याप्त रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, मतलब ऐसा है नहीं, ठीक है, कि इससे पर्याप्त रोजगार ये उत्पन्न हो रहे हैं। जब हमारी अर्थव्यवस्था 3% प्रति वर्ष बढ़ रही थी, तब संगठित क्षेत्र में रोजगार 2% प्रतिवर्ष बढ़ रहा था। जो ही अर्थव्यवस्था 7 से 8% प्रतिवर्ष बढ़ना शुरू हुई, संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की दर वास्तव में घटकर 1% प्रतिवर्ष हो गई है। ओके, तो इस पैसेज में ये कहा जा रहा है कि भारत में जो है बहुत सारे लोग जो हैं निर्धन संख्या में हैं, ठीक है। मुश्किल से 10% जो लोग हैं वो संगठित यानी जो ऑर्गेनाइज क्षेत्र है उसमें काम कर रहे हैं, सिर्फ वो 10% की संख्या है, बाकी 90% असंगठित क्षेत्रों में संलिप्त हैं। तो पहले ये होता था कि लोग समझते थे कि आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है तो उससे रोजगार उत्पन्न होंगे, ठीक है। तो जब अर्थव्यवस्था 3% बढ़ती थी, ठीक है, भारत की, यहाँ भारत के संदर्भ में ही कहा जा रहा है, तो जो रोज़गार है वो 2% बढ़ता था। लेकिन जैसे ही 7-8% बढ़ने लगी है, तो संगठित क्षेत्रों में जो रोज़गार है वो 1%, मतलब वो घट कर के 1% हो गया है। तो आर्थिक समृद्धि इसका मतलब संगठित क्षेत्रों को प्रोत्साहन नहीं कर रही है कि वो रोज़गार को बढ़ाएं। यहाँ पे तो ये मीनिंग निकल रहा है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। तो स्टेटमेंट पहला क्या कहता है कि अधिकांश आधुनिक आर्थिक समृद्धि प्रौद्योगिकी प्रगति पर आधारित है, यानी कि जो है टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे रोज़गार में जो है ना बढ़ोतरी नहीं हुई है, वो 1% हो गई है संगठित क्षेत्रों में। तो क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। कहाँ लिखा है? तो रोज़गार में बढ़ने की दर वास्तव में घट करके 1% प्रतिवर्ष हो गई है, जबकि ये जो है परसेंटेज जो है अर्थव्यवस्था का वो बढ़ रहा है। तो अगर ये असंगठित क्षेत्र में संगठित क्षेत्र में जब लोग हैं ही नहीं तो कौन काम कर रहा है? प्रौद्योगिकी काम कर रही है, टेक्नोलॉजी काम कर रही है, ठीक है। तो ये है निहित अर्थ, लाइन के अंदर का निहित अर्थ, ठीक है। यूपीएससी इतनी स्मार्ट है कि वो लाइन के अंदर जो है इसका दूसरा मतलब क्या निकल रहा है कि अगर 1% है प्रतिवर्ष, ठीक है, और अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है, संगठित क्षेत्र भी है, तो रोज़गार दर कम भी हो रही है, तो इसका क्या मतलब है? टेक्नोलॉजी काम कर रही है यहाँ पे इस वजह से, ठीक है, एक सही है। दूसरा है कि काफ़ी मायने में आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था श्रम प्रधान प्राकृतिक संसाधन आधारित आजीविका के साथ पर्याप्त सहजीवी संबंधों को प्रोत्साहन नहीं देती। ये भी बात सही है, ठीक। तभी तो टेक्नोलॉजी और इसका ये निहित है, अंतर्निहित है, कहीं पे भी टेक्नोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये वर्ड जो है वो अंतर्निहित है, तो ये सेकंड भी आपका सही होता है। थर्ड है कि भारत में सेवा क्षेत्र बहुत श्रम प्रधान नहीं है। हाँ, ये तो बात सही है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी प्रधान हो गई है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो निहित अर्थ है, पूरे पैसेज में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन उसका मीनिंग ये निकल रहा है, तो ये चीज़ ध्यान देने लायक है। तो और फोर्थ दिया गया है कि साक्षर ग्रामीण जनसंख्या संगठित क्षेत्र में प्रवेश करने की इच्छुक नहीं है। तो ऐसे तो बात कही नहीं गई, ये तो मुद्दा है पूरे पैसेज में कि वो चाह रहे हैं संगठित क्षेत्र में तो सिर्फ 10% लोग ही हैं, बाकी 90% लोग असंगठित क्षेत्र में हैं, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी कि इच्छुक नहीं है, ठीक है, जो साक्षर है वो इच्छुक नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारा फोर ये कैंसिल हो गया और ये तीनों सही था, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि क्या चीज़ निहित अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ छिपी हुई थी, टेक्नोलॉजी, जो जिसके वर्ड्स वहाँ पे लिखे नहीं थे, जिसका आपको मीनिंग निकालना था, और उसके आधार पे यहाँ तीनों स्टेटमेंट लिखे पड़े हैं। और
ये आंसर सही है। और इस तरीके के जब स्टेटमेंट दिए होते हैं ऑप्शंस में, ये तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने लायक है, क्योंकि यूपीएससी का आपको पता है पैटर्न क्या है, सीधा सीधा अब ये स्टेटमेंट में दे देते हैं। ये तो बिल्कुल लग जैसा है कि आपको एलिमिनेट करने के ऑप्शंस भी मिले, तो आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि पैसेज क्या कहता है। तो इसमें क्वेश्चन कहता है कि निष्कर्ष निकालना है, ठीक है, कि निष्कर्ष क्या हो सकता है। उसके बाद वो निष्कर्ष जो है वो निर्णायक होना चाहिए, मतलब फाइनल होना चाहिए। निष्कर्ष 2-4 निकलने वाले हैं, उसमें फाइनल होना चाहिए। विवेकपूर्ण, यानी कि ये चारों स्टेटमेंट जो है वो क्लोज हैं एक दूसरे से, पैसेज में आपको मिलेंगे इसके बारे में कुछ ना कुछ। इसलिए लॉजिकली सोचना है कि लॉजिकली कौन सा सही है, और उस लॉजिक में भी सर्वाधिक लॉजिकल कौन सा है, ठीक है, सर्वाधिक लॉजिकल कौन सा लग रहा है। आपको यहाँ इंग्लिश में मिलेगी। इन्फरेंस निकालना है, निष्कर्ष निकालना है, क्रूशियल निकालना है, ठीक है, रैशनल सोचना है, मतलब ये आसपास में होंगे सारे ऑप्शन। लॉजिकली और मोस्ट लॉजिकल आंसर क्या होगा, ठीक है, मोस्ट लॉजिकल आंसर क्या होगा फिर। तो चलिए पढ़ते हैं पैसेज को। पैसेज कहता है हमारा कि भारत में ऐसे बैंकिंग संपर्क्री, उफ, ऐसे ऐसे हिंदी कहाँ से आते हैं, संपर्क्री है जो दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग के दायरों में लाने में मदद करते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है इंग्लिश में, कोरेस्पोंडेंट्स, ठीक है। वो ऐसा कर सकें जिसके लिए बैंक लागतों में कोई कमी नहीं आ सकते। वे वित्तीय शिक्षा और साक्षरता में निवेश करने की उपेक्षा भी नहीं कर सकते। बैंकिंग सरबरी एक तरह से इतने कम हैं कि उन्हें व्यवस्थागत जोखिम के रूप में नहीं देखा जा सकता, ठीक है। ये इतना कम है कि व्यवस्था ख़राब हो जाए इससे ये नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता। तथापि भारत के बैंकिंग नियामक ने प्रतिबद्ध लगा रखा है कि वे केवल एक बैंक के लिए कार्य करें, संभवतः अंतर्गत यानी आर्बिट्रीज से बचाव के लिए बैंकिंग तक पूरी पहुंच लाने के प्रयासों में तभी सफलता मिल सकती है जब दूर दराज में काम करने वाले आखिरी छोर के ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए और उन प्रबंधकों के लिए भी जो न केवल आधारभूत बैंक लेखकों को बल्कि दुर्घटनाओं एवं जीवन बीमा या लघु पेंशन योजनाओं जैसे उत्पादों को भी सुनिश्चित करते हैं, काम करने में बेहतर प्रोत्साहन उपलब्ध हो। के कुल मिलाकर के जो पैसेज में मुझे समझ में आया है कि बैंकिंग व्यवस्था के बारे में बात की गई है। बैंकिंग व्यवस्था के बारे में जो बात की है वो है कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ तक बैंकों की पहुँच कैसे होगी, ठीक है, उनमें मदद मिलेगी, ठीक, ताकि बैंक लागत जो है कम खर्चों में भी वहाँ तक पहुँचा जा सके, ठीक है, उनकी पहुँच को सुनिश्चित किया जा सके। और ना ही केवल पैसों के मामले में जीवन बीमा योजना, लघु पेंशन योजना, इस तरीके की जो अन्य जो सुविधाएं हैं वो भी उन तक पहुंचाया जा सके, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि भारत के जो दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाने के प्रयास सफल नहीं हुए हैं। क्या ऐसी कोई बात कही गई है कि नहीं हुए हैं? नहीं है, तो ये नेगेटिव सा है, ऐसे भी ये कट गया, ऐसी कोई बात भी नहीं कही गई है। नेक्स्ट है कि सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए भारत की जो बैंकिंग प्रणाली में और अधिक संख्या में बैंकिंग संपर्कियों यानी जो संपर्क बनाते हैं, ठीक है, तथा आखिरी छोर के ऐसे अन्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। ओके, ये थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए इस बात की आवश्यकता है कि बैंकिंग संपर्कियों के पास विविध कौशल हो। ये भी ठीक लग रहा है। तो नेक्स्ट क्या है कि बैंकिंग तक बेहतर पहुंच तब तक असंभव होगी जब तक कि प्रत्येक बैंकिंग संपर्कियों को अनेक बैंकों के लिए काम करने की अनुमति ना हो। ऐसा नहीं है असंभव होगी,
ठीक है। प्रत्येक, ये एक एक्सट्रीम वर्ड है और इसकी वजह से ये कैंसिल हो जाएगा, कैसा असंभव है बिल्कुल। अब हमने निर्णायक निष्कर्ष तो 2 निकाल लिए, ठीक है। अब इसमें विवेकपूर्ण सारे थे, क्लोज क्लोज, तो ये भी हो गया। तर्क संगत क्या है इसमें, ठीक है। और अब हमको चुनना है कि सर्वाधिक क्या है इनमें से बेहतर, तर्क संगत, लॉजिकल। तो यहाँ पे फर्स्ट जो बी कहता है, यहाँ पे आप 2 ऑप्शंस में अटकोगे कि सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए भारत की बैंकिंग प्रणाली में अधिक संख्या में बैंकिंग संपर्कियों तथा आखिरी छोर के ऐसे अन्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। आखिरी छोर के अधिक संख्या में बैंकिंग। सी कहता है कि भारत में सार्थक वित्तीय समावेशन के लिए इस बात की आवश्यकता है कि बैंकिंग संपर्कियों के पास विविध कौशल हो। तो ये ज़्यादा बेटर आंसर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौशल की बात कर रहे हैं, ये मोस्ट लॉजिकल है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो सी है वो आंसर सही हो जाएगा। इसी तरीके से आपको लॉजिकली सोचना है कि हाँ ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप पैसेज सॉल्व कर रहे हो, आपका आंसर सामने में लिखा है और आप इतना बड़ा पैसेज पढ़ भी रहे हो, ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे टाइम लगेगा, तो आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं तो बहुत फिर बुरा फील होता है कि इतना मेहनत की और हम आंसर भी गलत लगाएं। जहाँ इंग्लिश में भी है, मैं ये PDF प्रोवाइड करा दूँगी तो आपके लिए सही रहेगा, जहाँ पे ये एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है, यहाँ पे भी ये एक्सट्रीम वर्ड की तरह काम कर रहा है, ये तो था ही नहीं, तो इस हिसाब से, और ये हमारा सी ऑप्शन जो था वो सही है। तो हमारा नेक्स्ट पैसेज क्या कहता है? ओ ये तो काफ़ी लंबा पैसेज है, पैसेज फर्स्ट, और यहाँ है निष्कर्ष, निर्णायक निष्कर्ष विवेकपूर्ण, यानी कि सारे स्टेटमेंट क्लोज होंगे। लॉजिकली सोचना है, उसमें मोस्ट लॉजिकल क्या है, ठीक है, यानी कि 50-50 पे आप जाके अटकने वाले हो। तो चलो सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं और उसके आधार पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, ये 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। तो एक है पूर्व धारणा। तो पूर्व धारणा जो है इसका मतलब होता है अजम्पशन, यानी कि इमेजिन करना है, कल्पना करना है कि क्या हो सकता है, ठीक है, क्या होगा, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बात, इससे आपके पास ये चीज़ें हैं तो इससे क्या मतलब आप क्या इमेजिन कर पाओगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ये एक पैसेज काफ़ी लंबा है, तो मैं इसको पढ़ करके मैं आपको इसका निष्कर्ष बता देती हूँ कि इसके अंदर में क्या है। बाकी आप इस पैसेज को पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा। तो इस पैसेज में जो मेंशन है वो ये है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, सॉरी फुट प्रिंटिंग जो है वो जनसंख्या को देखते हुए जो अन्य देश हैं, US, यूरोपियन संघ और चीन की तुलना में कम है, ठीक है, इस पैसेज के हिसाब से। ओके, तो संसाधनों की जो क्रियान्वयन है, यानी कि जो रेगुलेशन है, ठीक है, जो एप्लीकेशन है, वो क्या हो सकता है। तो वो भारत के जो पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ठीक है, वो अधोगामी ना हो करके सहयोग आधारित होनी चाहिए, जो कालिक होने चाहिए नियम, उस व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। इसके परिणाम जो उस आधार पर ज़्यादा प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि जो रेगुलेशन होता है उससे रोज़गार और आर्थिक समृद्धि पर पड़ने वाला जो असर है या कम प्रतिबद्ध विकल्प हैं, इस विचार से असफल रह जाते हैं, ठीक है, कि क्या असर पड़ेगा। और जो रेगुलेशन है उसके जो अनिवार्य रूप हैं वो अनेक अवांछित परिणाम होते हैं, ठीक है, कि कोई एक कारण नहीं होता है जिसकी वजह से आपको परिणाम मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं जिसका एक परिणाम निकल के सामने आता है। तो रेगुलेशन को एक ऐसे हथियार के रूप में देखा जाना चाहिए जो अधिकांश नागरिकों के आर्थिक कल्याण को समुन्नत करते हुए लागत के औचित्य के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ लाने का प्रयास करें, यानी कि हर तरीके से एंगल से सूटेबल हो, कि अगर आप नागरिकों का कल्याण कर रहे हो, वैश्विक अर्थव्यवस्था में आप कुछ बेहतर रेगुलेशन कर रहे हो, तो वो जो है आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ उसमें निहित होने चाहिए। तो ये कह रहा है पैसेज। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि एक बेहतर नियामक व्यवस्था भारत को इसकी जनसंख्या के यथा उपयुक्त अमाप की जो अर्थव्यवस्था है प्राप्त करने में सहायक होगी।
तो ये हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं बी, प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को विनियमों का युक्तिपूर्वक ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी ठीक है। इसके ना मुझे लग रहा है इंग्लिश अगर पढ़ा जाए तो बेटर आपको समझ आएगा। ऑप्शन ए क्या कहता है कि अ बेटर रेगुलेटरी सिस्टम विल हेल्प इंडिया अचीव द साइज ऑफ इकोनॉमी अप्रोप्रिएट टू इट्स पॉपुलेशन। ठीक। नेक्स्ट है कि इन अ कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इकोनॉमी इंडिया मस्ट यूज रेगुलेशन स्ट्रैटेजिकली। ये भी सही लग रहा है। सी है कि रेगुलेशन इन इंडिया डू नॉट फेवर इट्स इंटीग्रेशन विद टुडेज हाइपर कंपटीशन ग्लोबल इकोनॉमी। ऐसी बात तो नहीं है। डी है कि जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ शुड बी डोमिनेटेड कंसिडरेशन इन डेवलपिंग इंडियाज रेगुलेटरी सिस्टम। ये भी कैंसिल। यहाँ पे जो सी और डी ऑप्शन है कि भारत में विनियमन आज की अति प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अपने एकीकरण का समर्थन नहीं करते हैं, ये गलत बात है। भारत की नियामक अर्थव्यवस्था ये व्यवस्था के विकास में रोजगार के सृजन और आर्थिक समृद्धि के विचार को प्रबल रूप से रखा जाना चाहिए। यहाँ पे जो दो ऑप्शन है जहाँ पे 50-50 आ गया है विवेकपूर्ण में, अब यहाँ पे तर्कसंगत तो है दोनों। अब सर्वाधिक क्या है, तो एक बेहतर नियामक व्यवस्था भारत को इसकी जनसंख्या के युक्ति को माप की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने में सहायक होगी, ये ठीक लग रहा है। लेकिन बी क्या कहता है कि प्रतियोगी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को विनियमों का युक्त ही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, यानी सोच समझ के ही इस्तेमाल करना चाहिए। और ये बात कहाँ लिखी गई है, यहाँ है कि अन्य अर्थव्यवस्थाओं से सीखने के लिए इसके पास काफ़ी कुछ है, तथापि इसे अपने संसाधनों को ही क्रियान्वयन करना चाहिए जो इसकी अनूठी परिस्थितियों के अनुरूप है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात कही गई है, तो इस हिसाब से ये आंसर हो जाएगा बी सही। यहाँ पे भी आपको इंग्लिश वाले में यहाँ फर्स्ट ऑप्शन कहता है स्टेटमेंट। ठीक है, पहले ये क्या वो कह रहा है कि जो इमेजिनेशन करना है, ठीक है, वो आजकल की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसके आधार पर, यानी जो पैसेज में आजकल की अर्थव्यवस्था चल रही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो कहता है इसमें कि विनियमों यानी रेगुलेशन का प्रभावी इस्तेमाल स्थानीय बाज़ारों को बचाने के लिए नहीं किया गया है। तो ये कल्पना कैसे ये लाइन करने के लिए कह रही है, मैं आपको तरीका बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, कि विनियमनों का जो इस्तेमाल है भविष्य में और अधिक व्यापक रूप से साझी होने वाली समृद्धि की कीमत पर स्थानीय बाज़ारों को बचाने में किया जा सकता है। तो यहाँ पे बचाने में किया जा सकता है, ये बात लिखी गई है। और इसके आधार पे जो स्टेटमेंट बना हुआ है कि क्या मतलब बचाया नहीं जा सकता था, इसका मतलब अब ये कल्पना करें कि आपने अगर हाँ बोला है, मतलब अगर आपने किसी को हाँ नहीं बोला है तो इसका मतलब नहीं बोला है, ऐसा सेंस निकल जाता है ना कि आपने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मीनिंग निकालना। यहाँ पे वैसे सा है कि यहाँ पे बात की गई कि स्थानीय बाज़ारों को बचाने में किया जा सकता है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया है कि इसका मतलब कि नहीं किया जा सकता है, नहीं किया गया है, तो नहीं, ये गलत है। दूसरा जो है यहाँ पे दिया हुआ है, विनियमों का कार्यान्वयन करते समय सामाजिक एवं पर्यावरणीय सरोकारों की पूरे विश्व में सरकारों द्वारा आमतौर पे उपेक्षा की जाती है। क्यों लिखा है ये स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अधिकांश नागरिकों के आर्थिक कल्याण को समुन्नत करते हुए लागत के औपचारिक और औचित्य के साथ सामाजिक पर्यावरणीय लाभ लाने का प्रयास किया जाएगा करे, यानी कि यहाँ पे प्रयास किस चीज़ में किया जाए ये लिखा है। लेकिन इसका दूसरा क्या हम एज्यूम कर रहे हैं, ये पैसेज एज्यूम क्या करवा रहा है कि इसका मतलब नहीं किया जाता था, उपेक्षा होती थी पहले। ठीक है, तो ये गलत है, ये नेगेटिव इमेजिनेशन है जो कि गलत है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पर भी सेम है, ये स्टेटमेंट इसको डिफाइन करता है। और ये लास्ट वाला स्टेटमेंट जो यहाँ लिखा हुआ है ये इसके लिए है।
ये है हमारा पैसेज 2। और पैसेज 2 में क्वेश्चन क्या कहता है कि निष्कर्ष क्या है, ठीक है, निर्णायक, विवेकपूर्ण यानी कि क्लोज होंगे सारे स्टेटमेंट, तर्कसंगत यानी कि आप फंसने वाले हो दो के बीच में, और उसमें ढूंढना है सर्वाधिक तर्कसंगत यानी मोस्ट लॉजिकल जो है आंसर क्या होगा। ठीक, तो चलिए हम पैसेज को पढ़ते हैं पहले फटाफट। किसी अध्ययन में वैज्ञानिकों ने अल्पपोषित तथा सुपोषित शिशुओं को छोटे बच्चों के सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रोबायोम की तुलना की है। छोटे बच्चों को सूक्ष्म जीवों से तुलना की है। कुपोषित, और ये अल्पपोषित और सुपोषित के बच्चों के बारे में। कुपोषित स्वस्थ बच्चे और स्वस्थ बच्चों के मल के नमूनों से आहार नली के रोगाणुओं को अलग किया गया। एक ही उम्र के स्वस्थ बच्चों में पाए गए सुविकसित परिपक्व सूक्ष्म जीवों की तुलना में कुपोषित बच्चों में सूक्ष्म जीवों अपरिपक्व और कम विविध पाए गए। यानी कि जो स्वस्थ बच्चे हैं उनमें सुविकसित जो है माइक्रोबायोम्स थे, और उनकी तुलना में जो कुपोषित थे उनमें अपरिपक्व जो तो है वो माइक्रोबायोम्स थे और कम विविध वाले थे। कुछ अध्ययनों के अनुसार माँ के दूध के रासायनिक संगठनों में एक अपरिवर्तित शर्करा, जिसे कोई मतलब नहीं है इसको जानने का, अपरिवर्तित शर्करा पाई गई है। इसका शिशु द्वारा अपने खुद के पोषण के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। ओके, यद्यपि शिशु का सूक्ष्म जीवों संरचित करने वाले जो जीवाणु हैं इस शर्करा पर, जो इनके खाद की तरह काम करता है, फलते फूलते हैं। कुपोषित माताओं के दूध में इस शर्करा की मात्रा कम होती है। ठीक है, परिणाम स्वरूप इनके शिशुओं और सूक्ष्म जीवों परिपक्व होने में विफल हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप शिशुओं में कुपोषण पाया जाता है। तो यहाँ पे पैसेज का मतलब ये निकल रहा है, समझा जाए तो, कि एक कुपोषित और सुपोषित बच्चों के बीच क्या अंतर है। उसमें जो एक हेल्दी बच्चा होता है उसमें जो सूक्ष्म जीवोम होते हैं, माइक्रोबायोम्स होते हैं, वो क्या परिपक्व होते हैं, ठीक है, और जो कुपोषित हैं उसमें अपरिपक्व होते हैं। और इसका कारण यहाँ पे बताया गया है कि जो दूध का रासायनिक संगठन होता है, जो माँ का दूध है उसमें, तो उसकी जो शर्करा है वो अपरिवर्तित रहती है। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबको ही पता है कि माँ का दूध बच्चों के लिए कितना लाभकारी होता है हर तरीके से। तो और ऐसा इसलिए भी होता है कि जो माँ है वो शायद खुद कुपोषित है, तो उसके अंदर भी ये शर्करा जो है उसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, तो उसके कारण भी जो है परिपक्व जो सूक्ष्म जीव हैं वो विफल हो जाते हैं, तो बच्चे भी कुपोषित रह जाते हैं। ये पूरे पैसेज का सार है। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है, यदि बच्चों में कुपोषण की दशा आहार नली के जीवाणुओं के कारण होती है तो इसका उपचार नहीं किया जा सकता। ऐसी नेगेटिव बातें नहीं की गई है पैसेज में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कुपोषण शिशुओं की आहार नलियों में परिपक्व सूक्ष्म जीव संरोपित किया जाना चाहिए। क्या ऐसी कोई बात कही गई है पैसेज में? नहीं। सी कहता है कि कुपोषित माताओं के शिशुओं को माँ के दूध की जगह डेयरी का साइलिटिलेट और आगे जो भी है से प्रबलित दूध पिलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आप सोच पाओगे कि अगर माता कुपोषित हैं तो बच्चों के जो परिपक्व बैक्टीरिया हैं, ठीक है, उनको उत्पन्न करने के लिए डेयरी का दूध इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये आपको सही लग सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या कहता है कि पोषण पर आहार नली के जीवाणुओं के अहानिकारक प्रभावों पर अनुसंधान के नीतिगत निहितार्थ हैं। यानी कि ये तो बिल्कुल, इसका तो हमें इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा कि रिसर्च ऑन बीइंग इफ़ेक्ट्स ऑफ गट बैक्टीरिया ऑन न्यूट्रिशन हैज़ पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। तो हाँ, ये सही हो सकता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हमारे जो है आकर के अटकते हैं। ये तो दो बिल्कुल ही नहीं है। तो हाँ, ऊपर में रिसर्च के बारे में ही बात की जा रही है। ठीक है,
तो इसके अपने ही निहितार्थ हैं, इससे हमें जानकारी जो प्राप्त होगी उससे हमें हेल्प मिलेगी। तो इस हिसाब से हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे भी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट। ओह, इसके साथ एक और पैसेज है। तो इसमें क्या है, पूर्वधारणा। चलो अच्छा, पूर्वधारणा है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट जो है वो कहता है कि अपरिपक्व आहार नाल जीवाणु संगठन के कारण कुपोषण में ग्रस्त बच्चों के उपचार के लिए एक समाधान प्रसंस्कृत जीवाणु जो है प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ हो सकता है। क्या इसका खाद्य जो दूसरा ऑप्शन खाने पीने का, वो प्रोबायोटिक जो खाद्य हैं वो हो सकते हैं क्या? नहीं, ये गलत है। इसका इंग्लिश में हम देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगा कि processed probiotic foods are a solution to treat the children suffering from malnutrition due to immature gut bacteria composition। तो नहीं, ये गलत है, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड स्टेटमेंट है कि कुपोषित महिलाओं के शिशुओं में आमतौर पर कुपोषित होने की प्रवृत्ति होती है। तो हाँ, ये बात सही है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पैसेज थर्ड है जो कि है जलवायु से रिलेटेड। ठीक है, तो जलवायु यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, क्लाइमेट से रिलेटेड है। तो हम इसको फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विदाउट पैसेज को पढ़े हुए, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो और मेरा भी जो है वहम कि शायद मैं सही बता पा रही हूँ कि नहीं, ये चीज़ भी प्रूफ होती रहे। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विदाउट पैसेज को पढ़े हुए, ताकि अगर ये इस चीज़ की प्रैक्टिस रहेगी तो हम फाइनल एग्ज़ाम में भी ये सेम रिस्क लेने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी आता है। तो क्वेश्चन इसमें है कि पूर्वधारणा क्या हो सकता है, एजम्पशन क्या होता है, कल्पना क्या हो सकती है। तो देखते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है वो है कि भूमंडलीय तापन के कारण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा जो हिमनादों के क्षेत्र हैं तेज़ी से गर्म होते हैं। तो क्या ये बात सही है? क्या वो तेज़ी से गर्म होते हैं अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा? तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे सिर्फ हिमनाद ही गर्म हो रहे हैं, वो गर्म हो रहे हैं, तो क्या वो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहे हैं? नहीं, अन्य क्षेत्र भी हैं, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो हिमनादों से भी ज़्यादा खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। ये लॉजिकली चल रहे हैं हम। ठीक है, लेकिन हम आगे देखते हैं कि लेकिन ये स्टेटमेंट तो सच में गलत ही लग रहा है। तो अगर इस हिसाब से हम चले तो ए और डी ये ऑप्शन गलत हो जाते हैं, यानी कि सी सही है हमारा, और जो 2 है उसको देखना है बस। भूमंडलीय तापन यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में ये मतलब सीधा सिंपल सा बात कही जा रही है, जनरल बात कही जा रही है कि कुछ क्षेत्रों में समुद्र अर्धस्थलीय अवसाद हो सकते हैं, मतलब कि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हाँ, दो भी तो सही लग रहा है। चलिए पहले इसमें देख लेते हैं कि क्या दो ऑप्शन स्टेटमेंट जो 2 है इसका क्या मतलब निकल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड टू सी फ्लोर सेडिमेंटेशन इन सम एरिया। तो ये सही है। और यहाँ पे है कि रीजन्स ऑफ ग्लेशियर वार्म्स फास्टर देन अदर रीजन्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये हमारा कैंसिल हुआ था। और थर्ड भी पढ़ लेते हैं कि मेल्टिंग ग्लेशियर कैन रिड्यूस मरीन बायोडाइवर्सिटी इन सम एरियाज। हाँ, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। और हमने ये ऑप्शन जो है सिर्फ लॉजिकल तरीके से जो हमने जीएस में पढ़ा है, जो हमारी नॉलेज है क्लाइमेट को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के, सिर्फ उसके आधार पे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे पैसेजेस जो उठाए जाते हैं वो आपको न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स वगैरह से उठाए जाते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ जो क्लाइमेट वाले और एनवायरनमेंट वाले ही इस पर
रिस्क ले सकते हैं, जो कि ज़्यादातर सही होते हैं। तो हमारा ये सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। और ये है हमारा नेक्स्ट पैसेज, पैसेज 4, और ये है इसका क्वेश्चन कि पूर्व धारणा क्या हो सकती है। और वैलिड पूर्व धारणा क्या होगा? पूर्व धारणा तो पता है, कल्पना करनी है जो दिया गया है पैसेज में उसके आधार पे। इसका मतलब ये नहीं कि आपने हाँ नहीं बोला तो इसका मतलब आपका ना है, इस तरीके की चीज़ें। तो चलिए देखते हैं कि क्या लिखा है पैसेज में। तो पैसेज कहता है कि किसी अनुसंधान दल ने उल्लू के एक दीर्घकालीन बसेरे की परीक्षा की। उल्लू हो छोटे स्तनपायी जंतुओं का शिकार करते हैं और दीर्घकाल में एकत्रित होने वाले उन आहारों के उत्सर्जित अवशिष्टों से हमें पूरी पिछली शताब्दी में छोटे स्तनपायी जंतुओं की बनावट और संरचना की समझ मिलती है। ठीक है, तो ये एग्जामिन किया गया है उल्लुओं के ऊपर। इस अनुसंधान से ये संकेत मिलता है, अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या संकेत मिलता है, कि जब पृथ्वी लगभग 13,000 वर्ष पूर्व तीव्र तापन की अवधि से गुजरी तब छोटे स्तनपायी जंतुओं का समुदाय स्थिर और प्रतिस्पंदित बना रहा। किंतु उस 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थ से पर्यावरण में मानव कृति कारणों से हुए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जैव मात्रा और ऊर्जा प्रवाह में बहुत बड़ी गिरावट आती है। ठीक है, तो बहुत साल के बाद, ये 19वीं शताब्दी की बात कही जा रही है कि उस टाइम पे जैव मात्रा और ऊर्जा प्रवाह में बहुत बड़ी गिरावट आती है। ऊर्जा प्रवाह में इस नाटकीय गिरावट का अर्थ यह है, क्या है अर्थ भाई, कि आधुनिक पारितंत्रों में उतनी सहजता से अनुकूलन नहीं हो रहा जितनी सहजता से अतीत में हुआ करता था। यानी कि अब पहले जो एडजस्टमेंट हो जाते थे आसानी से परितंत्रों में, अभी वैसा नहीं हो रहा है, उतनी सहजता से नहीं हो रहा है, मुश्किलें आ रही हैं। तो कुल मिला के ये है, छोटे स्तनपायी जानवरों पे एक स्टडी की गई है। उस स्टडी में उल्लुओं के बारे में पता लगाया गया है और इनसे ये पता चल रहा है कि पहले जब टाइम था 13,000 वर्ष पहले, उस टाइम पे जब तीव्र तापन था उसमें छोटे स्तनपायी स्थिर बने हुए थे। आज के समय पे वे क्या कहते हैं, जो जलवायु परिवर्तन और भी ऊर्जा जो प्रवाह में परिवर्तन आ रहे हैं, नाटकीय गिरावट आ रही है, इसकी वजह से ये जो है इसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, मुश्किलें हो रही हैं पहले की तुलना में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है क्या, कि भूमंडलीय तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है बारंबार होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। नहीं, यहाँ पे आपको पिछले देखा जा रहा है कि हाँ 13,000 वर्ष पहले तीव्र तापन की अवधि से गुजरी, तो इसका मतलब उस टाइम पे भी ग्लोबल वार्मिंग था। क्या ये बार बार होती है? नहीं, ये मनुष्यों की देन है। अन्य कारण भी हैं और जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो पैसेज के हिसाब से ये गलत हो जाता है कि बारंबार वाली घटना नहीं है। दूसरी चीज़ है कि इसमें आसन्न भूमंडलीय तापन, ठीक है, का छोटे स्तनपायी जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। क्या मतलब है इसका, कि नहीं पड़ता? नहीं भाई, पहले की तुलना में अभी ये इस बात में गिरावट आई है कि अब प्रभाव पड़ता है, वो अब कॉप अप नहीं कर पाते हैं, उनको मुश्किल होती है पहले से। तो ये भी हो गया कैंसिल, तो 2 और 3 कैंसिल हो गए हमारे। तो सी ऑप्शन बचा, मतलब थर्ड, और इसके हिसाब से बी ऑप्शन पृथ्वी की प्राकृतिक प्रतिस्पंदन में कमी के लिए मनुष्य उत्तरदायी है। ये सही है हमारा। यहाँ पे भी इट्स नॉट नेचुरल फिनोमेना, ठीक है, फ्रीक्वेंटली लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। और ये क्या, बी भी हमारा गलत हो गया, तो सी हमारा सही है। तो ये हो गए, चलिए आगे। तो हमारा पैसेज 5 क्या कहता है,
क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पूर्वधारणा अगेन। ठीक है, चलिए वैलिड पूर्वधारणा को ढूंढते हैं। क्या बात है, इसके ऑप्शन तो सिर्फ 2 ही सही होंगे। ये एक नए तरीके का मुझे लग रहा है। ऑप्शन का तरीका, मतलब पूछते तो वैसे ही हैं, पर ये सिर्फ दो के पेयर में ही हैं, या तो ये या तो ये या तो ये। तो ये दो का पेयर बना रखा है। ये इंटरेस्टिंग वाला, ये थोड़ा नए टाइप का ऑप्शन हमको देखने को मिला है। ऐसे ही हिंट देता है यूपीएससी, जैसे इसने 2022 में दिया था, 2-4 क्वेश्चन वैसे पूछ करके 5 क्वेश्चन वैसे पूछे, और 2023 में कुछ ज़्यादा ही पूछ डाले। खैर चलिए हम पढ़ते हैं पैसेज को, कि खाद की किस्मों का पूरे विश्व में विलोपन हो रहा है और यह तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, विलोपन का क्या मतलब होता है? एक्सटिंक्शन। ठीक है, फूड वेराइटीज़ इस एक्सटेंशन इज़ हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, यानी विलुप्त हो रहे हैं। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी में उगाई जाने वाली सेब की 7,000 किस्मों में से 100 से भी कम बची हैं। फिलीपींस में कभी धान की जो हज़ारों किस्में फलती फूलती थी, किंतु अब मुश्किल से 100 फसलें तक ही उगाई जा रही हैं। चीन में मात्र 1 शताब्दी पूर्व तेज़ खेती में प्रयुक्त होने वाली गेहूं की किस्मों में से 90% जो है किस्में विलुप्त हो चुकी हैं। विगत समय में किसानों ने बहुत परिश्रम से अपने स्थानीय जलवायु और पर्यावरणों की विलक्षणताओं के काफ़ी अनुरूप फसलों को उपजाया और विकसित किया है। ठीक है, यानी कि वर्स्ट कंडीशन में भी किसानों ने इस बात को समझा है और अभी भी वो परिश्रम करके उगा रहे हैं स्थानीय जलवायु के परिवर्तन के बावजूद भी। हाल के पिछले वर्षों में कुछ थोड़ी सी भारी उपज वाली किस्मों पर और खाद के प्रौद्योगिकी चालित उत्पादन तथा वितरण पर हमारी भारी निर्भरता के कारण खाद्य फसलों की विविधता में कमी हो रही है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उत्पादन के लिए, वितरण के लिए, ठीक है, इससे हमारे जो खाद्य फसल हैं उनकी विविधता में कमी हो रही है। यदि कोई उत्परिवर्तनकारी फसल रोग या भावी जलवायु परिवर्तन उन कुछ फसल पादपों का संहार कर दें जिन पर हम अपनी बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने के लिए निर्भर हो चुके हैं, तो हमारे लिए उन कुछ किस्मों की घोर आवश्यकता हो सकती है जिन्हें हमने विलुप्त हो जाने दिया। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ठीक है, ओके, पूरे पैसेज का सार ये है कि आज के टाइम पे जो फूड की वैरायटीज़ है उनका जो है विलोपन हो रहा है। ठीक है, वो गायब होते जा रहे हैं तेज़ी से। और इसके कुछ एग्जांपल दिए हैं कि पहले इतने 1000 किस्में थी सेब की, अब 100 ही बची हैं। ठीक है, किसान अभी भी जो स्थानीय जलवायु है उससे वो परिश्रम करके पर्यावरण से लड़ रहे हैं और कुछ मात्रा में फसलों को उगा भी रहे हैं। टेक्नोलॉजी जैसे हम जीएम क्रॉप, जीएम सरसों, इस तरीके की बातें सुनते होंगे, उसका इस्तेमाल करके हम खादों में जो है वो विविधता को कम कर रहे हैं। ठीक है, उनका उत्पादन तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी रोग हो जाएगा, उसको कोई जलवायु परिवर्तन से वो प्रभावित होंगे भारी मात्रा में, तो हम इस आधार पर आने वाली जो जनसंख्या उसका पेट कैसे भरेंगे अगर ये सारी चीज़ें उससे प्रभावित होकर के एक झटके में ख़त्म हो गई। तो इस पर हमारी निर्भरता उस टाइम पे क्या होगी कि हमें जो पुरानी किस्में हैं जो हमारी विलुप्त हो गई हैं उनकी बड़ी याद आएगी कि कुछ किस्में हैं जो आवश्यक रूप से हो सकती थी जिन्हें हमने विलुप्त हो जाने दिया। तो चलिए अब हम ऑप्शन को देखते हैं कि क्या कहता है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि पादप जातियों के बड़े पैमाने पर विलोपन होने का प्रमुख कारण मनुष्य ही है। ऐसा है, वो लग रहा होगा कि अच्छा, पर ऐसी कोई बात कही नहीं गई है, तो ये जब कही नहीं गई तो हम इसका अजम्पशन जो है ना उस तरीके से नहीं निकाल सकते। तो ये 1 जो है वो कैंसिल हो गया। और इस तरीके के जो स्टेटमेंट है इसको पता है सॉल्व करने का क्या है कि पहले जो ये चारों दे रखे हैं, ठीक है, इनमें इस लाइन में क्या गलत हो गया, 1 गलत हो गया, तो ये तो चले गए, 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अब इन लाइन में से
अब हमको देखना है 3 और चौथा, ठीक है। तो खाद्य उत्पादन और वितरण की वर्तमान शैली अंतर्गत व निकट भविष्य में खाद्य की कमी की समस्या की ओर ले जाएगी। ओके, पर हम चौथा पढ़ते हैं कि हमारी खाद्य सुरक्षा स्थानीय रूपों से उपजाई जा रही फसलों की किस्मों को बचाने रखने की हमारी योग्यता पर निर्भर करती है कि हम उसको बचा सकते हैं। तो डी ऑफ ये जो फोर्थ है ये सही लग रहा है, तो इस हिसाब से ये सही है। यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो बी सही हो जाएगा। ओके, और यही बात है यहाँ पे भी लिखी हुई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा कि ऐसी बात नहीं की गई है, ठीक। और ये भी सही हो जाएगा और ये कैंसिल और डी सही। ओके, तो इसमें ऐसी कोई बात तो कही नहीं गई जिसके आधार पे हमको, जो आपने ध्यान से सुना है उस आधार पे आप इसको लगा सकते हो। तो कोई भी एक लाइन यहाँ पे मेंशन करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ हमारा जो 2019 का है पेपर वो कंप्लीट होता है। और आई होप कि आप सबको ये पसंद आ रहा होगा, और मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से बहुत कि मैं आपको समझा पाऊँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थकाऊ प्रोसेस है सच में कि आप पूरा पैसेज पढ़ें। मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है सिर्फ, ठीक है। और इसी वजह से लोग कॉम्प्रहेंशन करना नहीं चाहते हैं, तो ये सच में मेहनत का काम है। खैर, आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा 2020 के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो हम धीरे धीरे अपने टारगेट की ओर बढ़ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ हमने लगभग 6 साल के पेपर को कवर कर लिया है, ठीक है, 14 से लेकर के 19 तक का। तो हाँ, खुशी तो हो रही है। तो हम धीरे धीरे 2023 तक को भी कवर कर लेंगे, और शायद इसी मंथ में ही कवर कर लेंगे। जल्दी मैं इसको कंप्लीट कराने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि अब पेपर नज़दीक आ रहा है तो और भी चीज़ें करनी है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप सपोर्ट, और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।